अगर ओवैसी साहब को इतना तकलीफ़ है हिंदुस्तान से, ये हिंदुस्तान में इतनी तकलीफ़ है, उनको लग रहा है कि मुस्लिम वो परेशान है या मौलाना अरशद मदनी परेशान है, तो वो पाकिस्तान जाए ना। दूसरे मुस्लिम को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम नहीं जाएंगे अपने देश से, क्यों जाएं साहब? तो भाई ये मौलाना थे, अरशद मदनी साहब थे, ओवैसी साहब थे, खुद क्यों नहीं आके बैठे? अपनी बीवी को, अपनी बहनों को, अपने ख़ानदान की महिलाओं को क्यों नहीं लाते? ये जो गरीब महिलाओं को, उनको क्यों भड़काया जा रहा है? तो मेरा उन महिलाओं से भी कहना है कि अपने घर बैठिए, इनके बिल्कुल किसी भी चकल्लसबाजी में ना आए, किसी भी बहकावे में ना आए। सिर्फ ये तमाशा बनाया जा रहा है, फिर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए एक बड़ा बवाल खड़ा करने की तैयारी है। लेकिन अब जनता जान चुकी है। तीनों कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि हम देश के किसानों को समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए, इसके लिए आज हम तीनों कृषि कानून वापस करते हैं और खुद प्रधानमंत्री ने इस चीज़ का ऐलान किया। लेकिन अब उसके बाद बात यहीं तक नहीं है। सीएए और एनआरसी को लेकर अब मांग उठने लगी है कि सीएए और एनआरसी भी वापस सरकार को लेना चाहिए। आपको बता दूं, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना सैयद अरशद मदनी। उनका यह कहना है कि सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं, लेकिन सीएए और एनआरसी भी वापस सरकार को ले लेनी चाहिए। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ है डॉक्टर समीना बेगम, जो लगातार सामाजिक मुद्दे उठाती रहती हैं। ट्रिपल तलाक और हलाला जैसे जो बड़े मुद्दे हैं, उस पर भी समीना बेगम ने बड़ा बेबाकी से मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता भी हैं। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो मदनी साहब की बात से कितनी सहमत हैं और कैसे वो देखती हैं। मैम, जो मदनी साहब ने कहा कि सीए और एनआरसी वापस होना चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, जहाँ तक मुझे उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि वो फिर से मुस्लिम समुदाय को दोबारा से भड़काना चाह रहे हैं, दोबारा से देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, जबकि ये टाइम इस तरह की बातों का नहीं है। इलेक्शन सर पे हैं, माहौल ख़राब हो सकता है देश का। तो बेहतर ये है कि मौलाना अरशद मदनी से मेरा कहना है कि आप खामोशी इख्तियार करें और सुकून से देश में अमन और सुकून से लोगों को जीने का मौका दें। और एनआरसी सीएए कोई ऐसा कोई गलत कानून नहीं है, और भी कंट्रीज़ में एनआरसी लागू है, यहाँ तक कि मुस्लिम देश पाकिस्तान के अंदर एनआरसी लागू है। अगर देश में, हमारे देश में, हिंदुस्तान में ही एनआरसी आ जाता तो कोई बड़ा पाप नहीं होगा। और एनआरसी का मुद्दा यह है कि खाली बीजेपी का आज का मुद्दा नहीं है, ये तो कांग्रेस भी ला रही थी एनआरसी, नई चीज़ नहीं है ये। तो कांग्रेस के टाइम में तब ये आवाज़ें क्यों नहीं उठी, तब ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुए, तब शाहीन बाग क्यों नहीं बने जगह जगह? साहब, अगर आप बीजेपी एनआरसी ला रही तो शाहीन बाग भी बन जाते हैं और मौलाना उलेमा उठ के बोल देते हैं। वैसी साहब भी आप इसमें मतलब पॉलिटिकल रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। अभी लोग इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा, इधर कोविड से लोग जूझ रहे हैं, बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। अब दोबारा इस तरह का माहौल क्रिएट करना ये गलत है और इस पर सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। नहीं, वो तो सरकार से ये कह रहे हैं कि मोदी ने जो काम किया, प्रधानमंत्री ने जो कृषि कानून वापस लिए, उसका स्वागत तो कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जो मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई सीएए और एनआरसी भी वापस लेना चाहिए। अगर नई सरकार इस पर कुछ करती है तो फिर से एक प्रोटेस्ट की शुरुआत की जा सकती है। तो क्या आपको लगता है कि प्रोटेस्ट किया जाएगा क्या? दोबारा शाहीन बाग फिर से बनेगा क्या? फिर से लोगों को परेशानी होगी, फिर से रास्ते बंद होंगे, फिर से व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरेगा क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता। ये लोग बोल के थोड़े दिन बोलेंगे, चीख पुकार करेंगे और थक जाएंगे, क्योंकि अब इनको मुस्लिम समुदाय का बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिलने वाला। यहाँ ओखला की जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है इस तरह के प्रोटेस्ट से। इसको लेके दिल्ली दंगे भी हुए, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, जाने गई, जान माल का नुकसान हुआ। तो मैं नहीं समझती कि अब यहाँ की ओखला की आवाम या हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज इसको अब ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। और एज इट इज़ चलने दे, अगर कानून आ रहा तो आने दे, कोई परेशान नहीं। मैं वेलकम करती हूँ मोदी सरकार का अगर एनआरसी लाती है तो।
नहीं तो क्या मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा क्या इस कानून के तहत? आप तो डॉक्टर हैं, आपने तो लगातार समाज की बात उठाई, आपने उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों पे कभी कोई सोचता नहीं था, और लगातार आप पे हमले भी हुए इस चीज़ को लेकर। लेकिन आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या सीए और एनआरसी मुस्लिम के खिलाफ है? क्या सीए और एनआरसी का जो मुद्दा आज मदनी साहब फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो राजनीति कर रहे हैं, या फिर वो सच्चे हितैषी मुस्लिमों के इस वक्त पे बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इलेक्शन का माहौल है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, उधर यूपी में विधानसभा इलेक्शन तैयार करना, तो ऐसे ही लग रहा है कि देखिए ये एक राजनीतिक इशू बना रहे हैं। कोई इनको मुस्लिम समुदाय से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो मैंने ये जंग ट्रिपल तलाक की, हालांकि अकेले लड़ी थी, मुस्लिम ट्रिपल तलाक विक्टिम के मैं साथ खड़ी हुई, तब ये खुद मैं मतलब एक विक्टिम रही हूँ ट्रिपल तलाक की, तब इन लोगों की हमदर्दी हम मुस्लिम महिलाओं के साथ कहाँ थी? तब क्यों नहीं आए ये लोग निकलने के बाद कि हमारे बच्चे किस तरह से परवरिश हम लोग कर रहे हैं, कैसे हम लोग की बच्चों की एजुकेशन हो रही, कैसे हम ज़िंदगी काट रहे हैं, कैसे हम लोग रोज़गार के लिए परेशान हैं महिलाएं अकेली, और जिस तरह से इन्होंने हमारे मर्दों को मतलब हवा दी, और उन्होंने उनके कहने पे मतलब उनके फतवों के द्वारा इन्होंने हमें तलाक़ें दी गई हैं। तब ये लोग कहाँ थे भाई? आज सीए एनआरसी पे कर रहे हैं बात, तो सीए एनआरसी कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जिसमें मुस्लिम समुदाय को नुकसान होने वाला। और एनआरसी देखिए नेशनल सिटीजन ऑफ, ये जो भी कानून है, जो भी इस पे देखिए जो भी है, ये बनना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए सिटीजन के लिए, कि ताकि सिटीजन की, इंडियन सिटीजन एक पहचान होना चाहिए भारतीय नागरिक की कि हम भारतीय हैं। तो एक रजिस्टर हर देश में होता, अगर इंडिया में भी बन जाएगा तो क्या परेशानी है भाई? इसमें कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को बाहर निकाल दिया जाएगा, मुस्लिम समुदाय को वो दिखाना पड़ेगा, इस तरीके की क्या ये भड़काने वाली चीजें हैं या फिर ये सत्य है? आजकल आम बात है, सभी के पास आधार कार्ड, सबकी अपनी अपनी आइडिया हैं। अगर उस मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स के तहत वो मतलब बाकायदा एक रजिस्टर तैयार हो रहा है, सरकार करना चाह रही है, तो ये आज का मुद्दा नहीं है भाई। कांग्रेस की लाई हुई है एनआरसी, तो कांग्रेस ने ये इशू उठाया था, तो तब ये लोग कहाँ थे? तो तब तो ये मतलब पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना। आज इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। मुसलमानों के इनको रोज़गार से मतलब नहीं है, मुसलमानों के दर से मतलब नहीं है, मुसलमानों के बच्चों के लिए एजुकेशन कैसे हो इनको इससे मतलब नहीं है, उनके घरों में कैसे राशन पहुँचाएँ, कैसे उनकी तकलीफ़ों को दूर करें, इनसे कोई मतलब नहीं है। कैसे उनके मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन और साहब रोज़गार दिया जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको तो यह है कि पॉलिटिकल अपने फ़ायदे के लिए दूसरे विपक्ष के साथ मिलके इन्होंने सोचा होगा कि आप विपक्ष के साथ मिलके नया खेल खेलो, मतलब देश में हंगामा तैयार करो। तो अब पब्लिक, मुस्लिम लोग समझ चुके हैं इनकी चालों को, इनके बहकावे में नहीं आने वाले, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये अब थक हार के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाले। एक बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि कोविड के चलते ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ था देश से, जो सी और एनआरसी को लेकर, चाहे शाहीन बाग में हो रहा हो, चाहे दिल्ली के अंदर, या फिर स्टेट राज्य के अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा हो। लेकिन अगर उनको ये आवाज़ उठानी थी, अरशद मदनी जी को, उनको ये कहना ही था, तो क्या एक साल से जो सीए जो कृषि बिल चल रहा है, उसका प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या उसी समय पर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट नहीं करना चाहिए था? क्या लगता है अगर ये करना चाहिए था तो फिर इसका इंतजार क्यों किया गया कि ये प्रोटेस्ट, मतलब कृषि कानून रद्द हुआ तो उन्होंने ये आवाज़ फिर से उठाना शुरू कर दी कि सीए और एनआरसी रद्द होना चाहिए? अब वही तो चीज़ समझने की है, लोगों को समझना चाहिए। देखिए इसमें इनकी साफ साफ नीयत गंदी दिखाई दे रही है। फिर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ा जा रहा है इस तरह से, जहां मतलब मुस्लिम आज लोग बीजेपी को सपोर्ट करने का सोच रहे हैं, बीजेपी को पसंद करने लगे हैं। वहीं आज इन्होंने फिर से एक नया शगुफा शुरू कर दिया। इस शगुफे में देखिए लोग आने वाले हैं नहीं। दूसरी बात ये कि कृषि कानून एक अलग था, देखिए वो किसानों का अपना एक अलग इशू था। बड़ी बात यह है क्या कृषि कानून से और एनआरसी कानून को जोड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए कृषि कानून एक अलग, किसानों का वो इशू है, उससे एक मुस्लिम समुदाय को क्या मतलब? किसान तो मुस्लिम भी है, तो वो एक अलग चीज़ है। और एनआरसी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल ये मतलब एक बेबुनियादी बातें हैं, बकवास बातें। मैं इन चीज़ को बिल्कुल दोनों को जोड़ के नहीं देखूंगी। और दूसरी बात कि भाई देश में एक नागरिक का रजिस्टर बनना चाहिए, ये ज़रूरी है। मैं सपोर्ट करती हूँ एनआरसी को, क्या एनआरसी आना चाहिए। और सीए का जहाँ तक मुद्दा है, सीए कोई ऐसा वो नहीं है। देखिए बाहर जो है, जो भी माइनॉरिटी है, अगर उनको मतलब तकलीफ़ है, तो अगर इंडिया में उनके लिए ये कानून लाया जा रहा है, उनको यहाँ बुलाया जा रहा है, नॉन मुस्लिम लोगों को, दूसरे समुदाय के लोगों को, तो परेशानी क्या है साहब मौलाना साहब को?
क्यों नहीं आ सकते वो लोग हमारे यहाँ के नागरिक बन के? अगर वहाँ तकलीफ है उस देश में और नॉन मुस्लिम लोग परेशान हैं और भी समुदाय के ईसाई भी परेशान हैं, अगर वो इस देश में आके पनाह मांग रहे हैं देश से, तो जाहिर सी बात है उस कानून के तहत पनाह दी जाएगी उनको। चूँकि और दूसरी कंट्रियां जो है मुस्लिम कंट्रियां हैं, मुस्लिम को तो मैं समझती हूँ इतनी तकलीफ है नहीं, लेकिन जो और माइनॉरिटीज़ हैं उनको तकलीफ हो सकती है। वो तकलीफ की वजह से वो यहाँ आना चाह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? इस कानून में भी कोई एतराज़ नहीं, मैं समझती हूँ कोई खामी नहीं है, और मुस्लिम को इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई इसमें शिकायत का कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। सिर्फ ये कि ये तमाशा बनाया जा रहा है, फिर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए एक बड़ा बवाल खड़ा करने की तैयारी है। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि इस तरह के मुद्दों को लड़ना मतलब उनको उसके ऊपर बात करना, प्रोटेस्ट करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी का मतलब समझो ये है। अच्छा, ओवैसी साहब को आप कैसे देख रही हैं? ओवैसी साहब ने कहा कि सड़कों पर आना चाहिए, मुसलमानों को दोबारा से सड़कों पर आना चाहिए, मोदी को सीएए और एनआरसी रद्द करना चाहिए। ओवैसी साहब की बात से आप सहमत हैं क्या? नहीं, देखिए ओवैसी साहब को अगर हम वोट दे दें मुस्लिम सारे और सारे मतलब देश को तोड़ दें, तब तो ओवैसी साहब बहुत खुश हैं। ओवैसी साहब यही चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, दो भागों में फिर से बांटना चाह रहे हैं। वो खुद एक हिंदुस्तान को दोबारा से एक मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई जंग के उसमें देखना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। देखिए ओवैसी जो है हमेशा उन्होंने हिंदुस्तान को बांटने की बात की है, मुस्लिमों को तोड़ने की बात की है, जबकि हिंदुस्तान का मुस्लिम यहाँ बहुत खुश है, बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा अपना देश है, अपने देश में हमें क्या डर, ये बताइए? किसी को क्या डर? अगर हम लोगों को पाकिस्तान जाना होता तो पहले चले जाते। ये हमारा अपना देश है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवैसी साहब हमारे हमदर्द क्यों बन रहे हैं भाई? क्यों परेशान हो ओवैसी साहब? अगर ओवैसी साहब को इतना तकलीफ़ है हिंदुस्तान से, या हिंदुस्तान में इतनी तकलीफ़ है, उनको लग रहा है कि मुस्लिम वो परेशान है या मौलाना अरशद मदनी परेशान है, तो वो पाकिस्तान जाए ना, दूसरे मुस्लिम को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम नहीं जाएंगे अपने देश से, क्यों जाएं साहब? और क्यों हम लोग इस तरह के माहौल क्रिएट करें? हम अपने देश में हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। उस मोहब्बत को क्यों ख़त्म करना चाह रहे हो ओवैसी साहब? ओवैसी साहब को आखिर फ़ायदा क्या है? उनको यही है कि उनकी अपनी मुस्लिमों की पार्टी, मुस्लिमों के नाम पे पार्टी बनाई है, और वो अपना मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा करने के चक्कर में, और कुछ नहीं है। यानी कि आप इसमें पूरी की पूरी तरीके से जो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उसमें, चाहे मौलाना साहब की बात करूं मैं, चाहे ओवैसी साहब की बात करूं, या फिर बीजेपी की भी बात कर सकते हैं इस पे, क्या आप इसमें राजनीति देख रही हैं क्या? बिल्कुल राजनीति, ये खुला दिख रहा है। आजकल की पढ़ी लिखी जनता है, सब समझ सकती है इनके बयानों को कि किस तरह से ये लोग अपने स्टेट में बयानों के जरिए लोगों को भड़का रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि भाई ये पहले से चीज़ें क्यों नहीं आई, ये आज ही क्यों आई हैं? जब दिल्ली और स्टेटों में चुनाव तैयार हैं, तो इलेक्शन के टाइम में ही ये चीज़ें क्यों याद आती है? मुसलमानों के दर्द आखिर ओवैसी साहब को इलेक्शन के टाइम में क्यों नज़र आते हैं? इलेक्शन से पहले भी तो तकलीफ़ होती है, तो वहाँ क्यों नहीं आती? वहाँ याद क्यों नहीं आती मुसलमान की? और मुस्लिम महिलाएं इतनी परेशान हैं आजकल, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में अगर है तो मुस्लिम महिलाएं परेशान हैं, तो मुस्लिम महिलाओं के दर्द क्यों नहीं समझ में आते हैं? महिलाओं को अलग कर दिया गया है क्या? मतलब महिलाएं सिर्फ मतलब इनके लिए एनआरसी में कामगार हैं, और अगर ट्रिपल तलाक का जहाँ मुद्दा आता है और साहब हलाला का जहाँ मुद्दा आता है, तो वहाँ इनको कोई सिंपैथी, कोई हमदर्दी नहीं है मुस्लिम महिलाओं से। सिर्फ एनआरसी के नहीं मुस्लिम महिलाएं याद आती हैं। मुस्लिम महिलाओं को ये बेवकूफ़ बना के रोडों पर बिठालते हैं, रातों को मतलब ठंड में कितना माहौल ख़राब हुआ पिछली बार भी, जब एनआरसी में कितने मुस्लिम बच्चे मरे, कितनी मुस्लिम महिलाएं एक्सपायर हुई क्या ठंड में पूरी रात को। तो अगर इनको इतनी हमदर्दी थी तो भाई ये मौलाना थे, अरशद मदनी साहब थे, ओवैसी साहब थे, खुद क्यों नहीं आके बैठे? अपनी बीवी को, अपनी बहनों को, अपने ख़ानदान की महिलाओं को क्यों नहीं लाते? ये जो गरीब महिलाओं को, उनको क्यों भड़काया जा रहा है? तो मेरा उन महिलाओं से भी कहना है कि अपने घर बैठिए, इनके बिल्कुल किसी भी चकल्लसबाजी में ना आए, किसी भी बहकावे में ना आए, अपने घर पे रहिए। और जो भी मुस्लिम और भी जेंट्स हैं जो भी हैं, वो अपने रोज़गार की तरफ ध्यान दें। चूँकि कोविड की वजह से देश में बहुत परेशानी आई हुई है, रोज़गार से लोग परेशान हैं, अपने रोज़गार को देखें, अपनी फैमिली की परेशानी और है, और इंसान अपनी उलझनों में लगा हुआ, उन उलझनों को दूर करें, ना कि इन फालतू की चीज़ों में आए। और जो भी देखिए देश हित के लिए हो, उसमें सहयोग करें सरकार का। तो ये हैं डॉक्टर समीना बेगम, और इनकी राय आपने सुनी। जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया और ख़ुद ओवैसी साहब ने एक बयान दिया, उस पर समीना बेगम क्या सोच रही हैं, आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा।